हे गाइस, वेलकम टू अध्ययन डिफेंस एकेडमी। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनडीए केमिस्ट्री के लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये हमारा वीडियो है कंटिन्यूएशन ऑफ आवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो आज के लेक्चर है लेक्चर नंबर 2 ऑफ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सो आइए फिर शुरू करते हैं, दैट इज फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 11। सो हम कोशिश करेंगे जितना क्वेश्चन कवर कर पाए इस वीडियो में, सो जरूर बने रहिएगा। सो आइए आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि एट एनटीपी, दैट इज द नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, द लीस्ट वॉल्यूम विल बी ऑक्युपाइड बाय 15 ग्राम ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब यहाँ पर आपको दिया गया NH3O2 N2N। सो कहने का मतलब इन सब का दिया गया 15 ग्राम, सबके लिए अगर बात करें सबका दिया गया है 15 ग्राम ईच। ओके, तो अब हमें निकालना है कि सबसे नंबर ऑफ कौन सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, ये चीज़ निकालना है, राइट। सो हमें मालूम है एट NTP और STP 1 मोल ऑफ गैस ऑक्युपाई करते हैं 22.4 लीटर, राइट। सो कहने का मतलब यह है कि जिसका मोल्स ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, और जिसका कम मोल्स होंगे वो सबसे कम वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। सो यहाँ पर हम मोल्स निकालेंगे तब जाके हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए के एनालिसिस करते, दैट इज ए NH3। अब उसका अगर 15 ग्राम माने और द मॉलिक्यूलर मास इज 17। उसी तरह बी का अगर मैं मानूं, दैट इज 15/32। देन सी का ऑप्शन अगर देखें 15 मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन इज 28, एंड डी का अगर हम माने दैट इज 15 द एटॉमिक मास ऑफ नियॉन इज 20। सो आप देखिए 15/17, 15/32, 15/20। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसका होगा वही सबसे कम वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी फॉर द ऑक्सीजन, बिकॉज यहाँ पर सबसे लिस्ट और मिनिमम वैल्यू आएंगे। देयरफॉर यही आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ये बात आपको समझ आया। सो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि 1 मोल ऑफ गैस कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। 1 मोल ऑफ गैस एट STP और NTP ऑलवेज ऑक्युपाइज 22.4 लीटर और 22,400 ml। सो अगर आप ये रिलेशन निकालोगे, दैट इज मोल निकालने का तरीका, मोल कि जिसका मोल ज़्यादा होगा वही ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, जिसका कम मोल होगा वही कम वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। दैट्स ऑल। सो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, राइट। सो कह रहा है कि एट 30 डिग्री सेल्सियस व्हिच 3 मेटल्स आर ऑल लिक्विड, कि 30 डिग्री सेल्सियस में कौन सा 3 मेटल है, सारे के सारे लिक्विड है। यूजुअली एट 30 डिग्री देर आर 4 मेटल्स दैट आर इन लिक्विड स्टेट, ऑल्दो एट रूम टेम्परेचर, अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें, सो ऑलरेडी आपका मार्क्यूरी और ब्रोमीन, ये दोनों गैस, मार्क्यूरी नॉट और मार्क्यूरी एंड ब्रोमीन, they both exist in liquid state, but above 30 degree there are 2 metal, that is gallium and cesium, right. Gallium and cesium, they are in liquid state, they are in liquid state. Alright guys, so I think this is also done. Okay, so यहाँ पर अगर मैं देखूँ ऑप्शन में, so mercury is okay but iron, zinc not okay, so zinc not okay, lead not okay, tin not okay. So mercury is okay, tin not okay, lead not okay. But the option number D, you can see mercury, it is present, it is at room temperature also, it is liquid, and gallium and cesium, they both at above 30 degrees Celsius, they are in liquid state. All right guys, so I hope this question is clear. So आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। So क्वेश्चन नंबर 13 में आपका क्या कह रहा है, Which one of the following noble gas is not found in the atmosphere? इनमें से कौन सा नोबल गैस है जिसको हमें एटमॉस्फेयर में पाया नहीं जाता।
right? So argon, krypton, xenon, they are available in the nature, but although it is not in a very humongous quantity, right? But radon is often by radioactive decay, therefore it is not present in the nature. So अगर हम आगे बढ़े, so आगे हम देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से आया है. देखिए यहाँ पर आपका है रेडियम, राइट? सो मैं पेन की कलर बदल लेता हूँ. हियर यू कैन सी रेडियम. सो रेडियम से आया आपका रेडियोएक्टिव डीके. ये कैसा हुआ? यहाँ से 2 एटॉमिक नंबर कम करिए, 86, ओके 86. देन यहाँ से 4 एटॉमिक मास निकालिए, दैट इज 4. ये किसके बराबर होगा? इट इज द मास ऑफ हेलियम. कहने का मतलब अगर रेडियम से आप एक हेलियम एटम निकालोगे तो हमें मिल जाता है रेडन. ओके, सो दिस इज नॉट अवेलेबल नेचुरली, जबकि इसको हम रेडियोएक्टिव डीके के थ्रू से बनाते हैं. ऑलराइट, सो आई थिंक योर आंसर इज क्लियर. सो आपकी यहाँ पर आंसर जो है इस ऑप्शन नंबर सी. आई होप यू आर क्लियर विद दिस आंसर. सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. यहाँ पर कह रहा है आपका which one of the following is the correct statement? Correct statement. So let me change the color of the fan again. Which of the following is the correct statement? The force binding the nucleons inside the nucleus. So ये एक बात आपको ध्यान रखना है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन एटम. सो एक एटम के अंदर में आपका रहता है न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस के अंदर में आपका रहता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. प्रोटॉन जो कि आपका पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ओके, एंड न्यूट्रॉन आपका होता है न्यूट्रल. ठीक है, सो ये जो दोनों एक ही साथ रह रहा है इन द न्यूक्लियन. सो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कलेक्टिवली इट इज नोन एज न्यूक्लियन. ओके, सो न्यूक्लियन में प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज है और न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल स्पेसी है. तभी भी इन दोनों का बीच में एक अट्रैक्शन है, दोनों एक ही साथ रहते हैं. सो व्हाट कुड बी द फोर्स? सो ये इट इज नॉट ड्यू टू द चार्ज, देयरफॉर इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट. ओके, द फोर्स इट बिटवीन देम इज चार्ज इंडिपेंडेंट. ये चार्ज की वजह से नहीं है. एंड दूसरा चीज इज उस फोर्स को अपन क्या कहते हैं? दैट इज न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं आप. ओके, देन दूसरा चीज ये किस तरीके का इंट्रैक्शन के थ्रू से है? द रेंज, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दैट इज व्हाई इट इज शॉर्ट रेंज, वेरी नियर टू ईच अदर. ओके, बट द इंटरेक्शन or the force is very strong, therefore short range and strong interaction. Short range and a strong interaction. So I hope this is also clear to you guys, right? So आपकी यहाँ पर अगर देखें हम, सही उत्तर होगा आपका चार्ज, आई एम सॉरी इट इज नॉट चार्ज डिपेंडेंट. सो आपका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज चार्ज इंडिपेंडेंट. द फोर्स बिटवीन द टू proton and neutron is charge independent. It is not between positive and neutral. Okay, as you already know that there is no charge between positive and neutral species. Okay, there is no force, there is no such force exists between positively charged and neutral species. Alright, so आगे बढ़ते हैं again. So what is the weight of one atom of hydrogen? So आपने देखा होगा. So the one atom of hydrogen is 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम. So मुझे ज़्यादा इसके बारे में बताना नहीं है, you guys already know it. So आगे बढ़ते हैं. Okay, so यहाँ पर again ऑप्शन है कि which one of the following elements shows variable equivalent mass. तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा इक्विवेलेंट मास. और इक्विवेलेंट मास में सिर्फ ये सवाल नहीं आया आपके एनडीए में, कई सारे सवाल पूछा गया है. ओके, सो कौन कौन से सवाल है हम देखते हैं. सबसे पहले इस चीज को सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो सवाल आते हैं उसको देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है. ओके, सो इक्विवेलेंट मास का मतलब होता है कि मॉलिक्यूलर मास से हम क्या करते हैं? एन फैक्टर को डिवाइड करते हैं. अब एन फैक्टर कई अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, अलग अलग तरीके ने अलग अलग चीज़ों के लिए, एसिड के लिए, बेस के लिए, रेडॉक्स रिएक्शन के लिए, सॉल्ट के लिए. सो हर किसी के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं.
ऑलराइट। सो यहाँ पर जिसके लिए पूछा गया उसी का ही डिस्कस करेंगे, नहीं तो अदरवाइज एक्सप्लेनेशन ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तभी मैं कोशिश करूँगा इसके साथ रिलेट करने के लिए, राइट। जैसे जिंक, हमें मालूम है जिंक के पास एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, क्योंकि जिंक का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखूँ, यह होता है आपका आर्गन 3d10 4s2। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद, हटाने के बाद ये बन जाता है Zn+2। इसीलिए इसका n फैक्टर भी आप कितने कह सकते हो, 2, सिर्फ 2। देयरफॉर अगर मॉलिक्यूलर मास इतना है, 2 से डिवाइड करेंगे, सो इनका वेरिएबल नहीं होगा, राइट। इनका इक्विवेलेंट मास इट विल नॉट वेरी। सो सिल्वर, उसी तरह सिल्वर ऑल्सो कंटेन Ag+, ओनली 1 ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड कैल्शियम, यू गाइस ऑलरेडी नो कैल्शियम इज ए ग्रुप 2 एलिमेंट, जैसे बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाफ, राजी, राइट। सो यहाँ पर बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, राजी जितने भी ग्रुप 2 में एलिमेंट होता है, हमें मालूम है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। सो +2 कहने का मतलब इसका n फैक्टर भी 2 होंगे और इसका n फैक्टर 1 होंगे, तो जो भी होगा इक्विवेलेंट मास आपका एक ही इक्विवेलेंट मास होगा। लेकिन जब हम आयरन की बात करते हैं, राइट, आयरन की बात करते हैं, आयरन के पास 2 ऑक्सीडेशन स्टेट रहते हैं, एक Fe+2 एंड एक बार Fe+3। सो अगर आप इसका इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो आप देख सकते हैं इसके लिए अगर बात करो, n फैक्टर इसके लिए 2 है, इसके लिए बात करो तो n फैक्टर आपका 3 है, ओके, Fe+2 एंड Fe+3। सो देयरफॉर इसका पहले का इक्विवेलेंट मास क्या होगा, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास जो भी है डिवाइडेड बाय 2 होगा, एंड दूसरा का आपका क्या होगा, इक्विवेलेंट मास m डिवाइडेड बाय आपका 3 होगा। सो ऑब्वियसली यहाँ पर 2 डिफरेंट आंसर आएगा, सो इट विल हैव ए वेरिएबल इक्विवेलेंट mass. Therefore, the correct answer is option number D. So, D will show variable oxidation state. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ कह रहा है एक एलिमेंट A है जिसका वैलेंसी 2, 3 एंड 5 है, और दूसरा एक एलिमेंट है B जिसका वैलेंसी 2 है, और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा उसका फॉर्मूला होगा। आसान है, जैसे मैं अगर देखता हूँ, मैं इसको सबसे बढ़िया तरीके A लिखो और B लिखिए, और आपको मालूम है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट दिया गया वैलेंसी 3 एंड 5 और इसका दिया गया 2। तो हम क्या कर सकते हैं, आपको मालूम है इसके साथ क्रिस क्रॉस, पहले इसके साथ एंड इसके साथ, राइट। सो इसका मतलब हमारा क्या होगा, A2B3 एक फॉर्मूला आ सकता है, देखिए A2 एंड B3, एंड दूसरा फॉर्मूला आपका आ सकता है दैट इज A2 एंड देन B5 इसका बीच में, राइट। आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी मच क्लियर टू यू, राइट। सो A2 B3, सो सही उत्तर हमारा कहाँ होगा, A2 B3 एंड A2 B5। सो सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर C है। ऑल राइट गाइस, सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटॉमिक वेट आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट, जिसको अपन AM U भी कहते हैं, और समटाइम ओनली U दैट इज यूनिफाइड मास, इससे डिनोट करते हैं। सो इसका हमेशा रेफरेंस लिया जाता है, ओके, 1 mu आपका हमेशा रेफरेंस लिया जाता है 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स, राइट। सो यहाँ आप देख पा रहे होंगे दैट इज कार्बन 12 आइसोटोप्स, सो कार्बन 6 12 आइसोटोप्स, इसी का रेफरेंस के लिए यूज किया जाता है फॉर मेजरिंग द मास ऑफ अदर अननोन एलिमेंट। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ कह रहा है द ऑक्टेट रूल इज नॉट वैलिड फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले चीज आपको ये बात जानना होगा कि ऑक्टेट रूल क्या होता है। सो ऑक्टेट रूल मतलब जब आपकी मॉलिक्यूल में, यानी जो वैलेंस सेल में आपका 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्टेट कहते हैं। ओके, सो कह रहा है कि इनमें से किस ऑप्शन का जो ऑक्टेट है इनकम्प्लीट है, ओके, और which is not valid, okay, the octet rule is not valid for which of the following molecule, इन दिया गया में से किसके पास ऑक्टेट वैलिड नहीं है। तो हम क्या करते हैं, तो C, ओके, 11O, तो यहाँ पर आपका ये एक, 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 उसी तरह से देखिए कितना
कार्बन का ऑक्टेट यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसी तरह बाकी ऑक्सीजन का भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। उसी तरह अगर देखूं इनका भी इधर ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ पर मुझे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेना होगा, नॉट एक्स्ट्रा, उन्हीं का इलेक्ट्रॉन, राइट। उसी तरह सल्फर H2S में यहाँ पर आपका रहेगा H2S, आप देख पा रहे होंगे। सो सल्फर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। सो ओके, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 6 रहता है, सो अगेन अनदर 2 इलेक्ट्रॉन। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आप कह सकते हो एक्सटेंडेड ऑक्टेट रूल, राइट। सो इनका ऑक्टेट ऑब्वियसली वैलिड है, ओके, बट इट इज लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, so you can say it is extended octet, 1 2 3 4 5 6 7 8, okay, it is not extended but it is exactly completing the octet। so आपको ये बात भी समझ आया होगा, ऑलराइट। उसी तरह अमोनिया की अगर बात करें, नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन के पास में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 देन 4 5। सो हाइड्रोजन यहाँ आएगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ आएगा, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ आएगा। सो इनका डुप्लेट कंप्लीट है बिल्कुल। एंड देन नेक्स्ट आपका होता है इनका ऑक्टेट कंप्लीट, राइट। सो इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक। सो उसी तरह अगर मैं देखूं BF3 का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। व्हाई दिस इज सो, आप यहाँ पर देख सकते हैं BF3 का ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों BF3 में अगर आप देखोगे तो BF ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, जिसका सिर्फ सेक्सटेट कंप्लीट है, राइट, जिसका सेक्सटेट कंप्लीट है सिर्फ। सो आई थिंक ये बात भी आपको प्रॉपरली क्लियर हुआ होगा कि ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होता है, जिनका ये कंपाउंड में सेंट्रल एटम में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, उसी को हम लोग कहता है ऑक्टेट। और जैसे डी, ऑप्शन डी में आपका इनकम्प्लीट है, इसलिए इनकम्प्लीट ऑक्टेट कह सकते हो आप, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। Which is the rarest naturally occurring element on earth? So गोल्ड पाया जाता है, एंटीमोनी पाया जाता है, जर्मेनियम पाया जाता है। सो एस्टेटाइन इज द लिस्ट अवेलेबल इन दिस अर्थ, ओके। एस्टेटाइन सबसे कम पाया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। Which of the following element is a metal weight? इस चीज को जानने के लिए आपको पहले पी ब्लॉक की एलिमेंट पता होना पड़ेगा, ओके। which starts from group number, so यहाँ अगर मैं देखूँ बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, दिस इज ग्रुप नंबर 13। उसी तरह कैप्टन सिंह जर्मनी से पाबंदी, अगेन नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। उसी तरह इसका ओल्ड स्टाइल से तेरी पोटो। अगर मैं यहाँ देखूँ, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सो बॉम्बे साइड गेटिंग एस सेटबैक टीम, और यहाँ पर और एक एलिमेंट एस्टेटाइन होता है, फिर काल बाहर आई आंटी, राइट। सो ये आपका इस तरीके से होता है। सो दिस आर कॉल्ड एज मेटेलोइड, दिस आर कॉल्ड एज मेटल्स। सो इसका मतलब है अगर मैं ऑप्शन को यहाँ चेक करूँ, सो यहाँ पूछा है which of the following element is a metalloid? So it is not metalloid, it is not metalloid, it is not metalloid. So you can see AS. So AS is the metalloid 21. Alright guys, so I think this is also clear to you. So मैं next option की तरफ आगे बढ़ सकता हूँ, that is the what is the correct increasing order of electronegativity for the most common oxidation state among the following? ओके, सो मैं अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं, हम लोगों को ऑलरेडी मालूम है अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस एंड डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है। उसी तरह हमारा यहाँ पर दिया है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। सो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन।
सो इसका देखिए अगर, सो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर क्या होगा, सबसे कम कार्बन का होता है, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। इनफैक्ट आपको ये मालूम है कि फ्लोरीन दुनिया का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसीलिए हमेशा इसका ऊपर में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है। ऑलराइट गाइस, आई थिंक ये बात आपको पूरा क्लियरली समझ आया होगा। ओके, सो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। सो इसका 4 होता है, इसका 3.5 होता है, इसका 3 होता है और इसका 2.5 होता है। आई थिंक इट इज क्लियर वेरी मच। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज होमोजेनियस। इनमें से कौन से मिक्सचर है होमोजेनियस है। इट इज होमोजेनियस मतलब जिसका फेस ना दिखता हो, ओके, यूनिफॉर्म डेंसिटी होता हो और टेस्ट आपका सब कुछ सेम होता हो, अगर टेस्ट करने लायक चीजें हो। राइट, सो अगर हम देखें मिथेनॉल इज एन अल्कोहल एंड वाटर, आपको मालूम है अल्कोहल एंड वाटर। सो अगर मैं देखो यहाँ पर मिथेनॉल CH3, यहाँ आपका OH है और यहाँ आपका पानी है H। सो इन दोनों का बीच में यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डेल नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पर डेल पॉजिटिव होता है, यहाँ पर डेल पॉजिटिव होता है और यहाँ पर डेल नेगेटिव चार्ज होता है, जिसके वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरेक्शन के वजह से यहाँ पर आपका इंटरमॉलिक्यूलर, यहाँ पर बनता है आपका इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। सो इस इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग के वजह से ये आसानी से घुल जाते हैं और एक बनता है आपका होमोजेनियस सॉल्यूशन। ऑलराइट, तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉस एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन। सो कहने का मतलब क्या कह रहे हैं कि जब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट करते हैं कि एक बार CO बन रहा है, दूसरी बार CO2 बन रहा है, इसका मतलब है क्या? इसका मतलब है कि दो एलिमेंट अलग अलग तरीके से कंबाइन करके अलग अलग कंपाउंड बनाता है। सो ये कौन रूल कहता है? दिस रूल इज गवर्न बाय लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी किसी दो एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं वो अलग अलग कंपाउंड बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द रिएक्शन। ऑलराइट, सो आपको ये बात भी समझ आएगा, इसलिए सही उत्तर आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या कहता है, थोड़ा सा बता देता हूँ कि रिएक्शन से पहले आपका जितना मास होता है रिएक्शन के बाद भी उतना मास। जैसे यहाँ कार्बन के आपका कितने मास हैं? इट इज 12 ग्राम एंड ऑक्सीजन की 32 ग्राम, सो टोटल 44 ग्राम। इवन इफ यू सी आफ्टर द रिएक्शन ऑल्सो इट इज 44 ग्राम। सो इट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में क्या कहता है? जब किसी दो एलिमेंट किसी तीसरा एलिमेंट के साथ कंबाइन करते हैं, एक रेशो बनता है जैसे कि CO2 और यहाँ पर बनता है SO2। सो ये दोनों का रेशो देखिए ये। सो जब हम इन दोनों को कार्बन प्लस सल्फर को भी कंबाइन करेंगे ना, तो यहाँ क्या बन रहा है? CS2। क्या बन रहा है यहाँ पर? CS2। सेम रेशो देखिए, CS2 SO2 CO2। सो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि H2O है, चाहे नेचर में पाया जाए चाहे आप लेबोरेटरी में बनाओ, कहीं से का सोर्स हो, इसका हमेशा जो प्रोपोर्शन रहा है इट इज 1:8। कहने का मतलब यहाँ नासिक का पानी, अरुणाचल प्रदेश का पानी, मुंबई का पानी, कहीं का भी पानी हो, वो हमेशा कौन से रेशो में कंबाइन करे? इट इज 1:8 रेशो। सो ये लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन कहते हैं। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ कह रहे हैं इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS2NP। ठीक है, तो इसके लिए मैं बता देता हूँ कार्बन, देन उसका बाद ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन। सो इनका अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखा जाए इट इज 1s2 2s2 2p2, राइट। सो इसका मतलब इसका कन्फिगरेशन क्या है? इट इज NS2NP2, क्योंकि दोनों का नंबर सेम है, इसलिए मैंने दोनों के लिए NS2NP2 कहा है। उसी तरह ऑक्सीजन की अगर बात करें, यहाँ पर इट इज 1s2 2s2 2p4 है। सो कहने का मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NS2NP4, राइट। अगर नाइट्रोजन का देखा जाए, सो नाइट्रोजन आपका क्या है?
it is 1s2, 2s2 and then it is 2p3, राइट. सो कहने का मतलब क्या है, इसका कॉन्फ़िगरेशन इट इज ns2 np3, ns2 np3, राइट. उसी तरह फ्लोरीन का अगर बताया जाए दैट इज 1s2 2s2 2p दैट इज 2p5, राइट. सो इसका मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा ns2 np5. सो आई होप दिस इज ऑल्सो वेरी मच क्लियर टू यू. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ओके, सो द सही आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी. तो चलिए फिर अगेन आगे बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन की तरफ. दूसरी क्वेश्चन कह रहा है द मॉलिक्यूलर वेट एंड इक्विवेलेंट वेट. जैसे उससे पहले भी हमने इक्विवेलेंट वेट की बात की थी. आपको मालूम है इक्विवेलेंट वेट की फार्मूला और इक्विवेलेंट मास की फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर. अब हमारा सवाल में ये पूछा, देखो मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट कब इक्वल होता है. सो मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट तब इक्वल होगा जब हमारे एन फैक्टर 1 होगा, राइट. कहने का मतलब अगर इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपन 1 होगा, दिस मीन्स दैट इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास. आई होप दिस इज ऑल्सो वेरी मच क्लियर टू यू, राइट. सो यहाँ पर अगर देखो H2SO4 में यहाँ पर 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, इसलिए एन फैक्टर कितना है 2. सो नहीं हो सकता. देन CaMnO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, सो ऑक्सीडेशन स्टेट ही आपका एन फैक्टर होगा, ओके 7. उसी तरह H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड में 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, इसका एन फैक्टर 2. जबकि यहाँ पर NaOH में एक रिप्लेसेबल OH है, इसीलिए इसका एन फैक्टर 1 है और इसका इक्विवेलेंट मास हमेशा मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा. इज दिस ऑल राइट, इज इट क्लियर. सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है कि which of the following set of substance can exist in molecular crystalline solid. सो ये चीज़ रटने वाला सवाल है, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा इसके ऊपर. सो आपको ये याद रखना पड़ा आयोडीन, सल्फर, वाटर. जैसे वाटर का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आपको मालूम है इट इज़ आइस, राइट. तो उसी तरह सल्फर और आयोडीन भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में रहता है. तो आपकी सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राइट. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कह रहे हैं कि which of the following statement with regard to isotope and isobar is are correct. सो यहाँ अगर देखूँ आइसोटोप्स हैव सेम मास नंबर, बिल्कुल गलत बात है. आइसोटोप्स के मास नंबर अलग होता है जबकि एटॉमिक नंबर सेम होता है. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, हाइड्रोजन के पास 3 आइसोटोप्स होता है, राइट. सो इनका जो एटॉमिक नंबर सेम है पर इनकी मास नंबर एक का 1, एक का 2, एक का 3, इनका मास नंबर होता है अलग अलग अलग, ठीक है. यहाँ कह रहे हैं मास नंबर सेम. सो ऑप्शन नंबर 1 गलत है. अगर ऑप्शन नंबर 1 गलत है, 1 गलत है, 1 गलत है, ये भी गलत है, सब गलत है, राइट. सो ऑप्शन बी बचा. इसका मतलब अगर ये सही है तो हो सकता है. देखते हैं. आइसोबर्स हैव सेम एटॉमिक नंबर. नो, आइसोबर हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, राइट. मैं यहाँ पर देख सकता है एर्गन एंड मैं देख सकता हूँ आपका कैल्शियम. इसका एटॉमिक नंबर 20 है, इसका 20 है, जबकि इनका मास नंबर 40 होता है दोनों का. देयरफॉर दिस ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग. सो इसका मतलब इनमें से क्या होगा, नीदर 1 नॉर 2. मतलब 1 भी सही नहीं है और 2 भी सही नहीं है. तो आपकी सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी. सो आगे बढ़ते हैं हमारा इस लेक्चर के आखिरी क्वेश्चन की तरफ. दिस क्वेश्चन इज what is the number of water molecule present in tiny drop of water, जिसका वॉल्यूम इतना है एट रूम टेम्परेचर. सो आई थिंक ये सवाल आपको देखकर डर लगा होगा बट ये सवाल बहुत ज़्यादा आसान है. अगर आपको मालूम है एक चीज़, जो डेंसिटी ऑफ वाटर अगर आपको मालूम है ये होता है 1, ओके, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट. सो अगर डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम होता है, राइट. सो यहाँ पर क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू 1. सो अगर 1 है, हमारा मास मुझे नहीं मालूम बट वॉल्यूम आई नो इट इज 0.0018. सो इसका मतलब क्या होगा, मास इज इक्वल टू 0.0018 ग्राम होगा, राइट. सो इसका मतलब हमें गिवन मास पता चला,
ठीक है। अगर गिवन मास पता चला तो यहाँ क्या करें, व्हाट इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स है। सो वाटर मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हमें मालूम है गिवन मास से अगर हमें मोल्स निकालना है, हमें मालूम है अगर मोल्स से मॉलिक्यूल निकालना है और उससे ज़्यादा आसान है। तो गिवन मास से मोल्स निकालने के लिए हमें मालूम है क्या करते हैं, गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास करते हैं। और मोल्स से मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मोल्स इनटू Na करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये बात भी आपको समझ आया होगा, राइट। सो अगर ये बात समझ आया है तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा गिवन मास दिया गया तो गिवन मास आई एम सॉरी, ठीक है, इट्स ओके, मॉलिक्यूलर मास हमने कैसे निकाल सकते हैं, मोल कितना, गिवन मास आपका है 0.0018 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम। जिनको नहीं मालूम मैं यहाँ पर निकाल के देता हूँ, H2O, देखिए 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन, सो 2 हाइड्रोजन 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो आपका आता है 18 ग्राम पर मोल। तो इसलिए हम 18 ग्राम पर मोल से डिवाइड करेंगे, ग्राम ने ग्राम को मारा तो आपको कितना मिला, 0.0001 मोल, राइट, इतना आया। सो अगर इतना आया तो हम क्या कर सकते हैं, मोल से मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं आराम से। सो मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए जैसे मैं नीचे में फॉर्मूला दिया हूँ, यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, जितना मोल्स आपको मिला इसको हम Na से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इसको मैं लिख देता हूँ, शायद मेरा फोटो से इनविजिबल हो रहा है, इसको मैं उतार देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अगर इतना हुआ, सो मोल्स कितना आया आपका 1 × 10⁻⁻⁴, मैं इसको 1 × 10⁻⁻⁴ लिख सकता हूँ, इनटू एक Na होता है 6.022 × 10⁻23। सो कहने का मतलब कितना होगा, 6.022 × 10⁻23 - 4, इट इज 6.022 × 10⁻⁻19। सो करेक्ट आंसर इज ओके, ओहो इट इज नॉट -19 ना गाइस, ओके ये 19 होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, राइट। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा, ओके। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आई एम नॉट नीदर एन नेपाली नॉर चाइनीज, स्पेशली महाराष्ट्र वाले मुझे बहुत तरफ आते हो आप लोग, आप कह देते हो कि मैं जब भी बाजार करने जाता हूँ हम बहुत दुखी होके आते हैं, आप कहते हो नेपाल से हो क्या, कौन सा होटल से काम करते हो, ऐसे पूछते हो। यार हमारा नॉर्थ ईस्ट में भी तो इस तरह का दिखने वाले होते हैं, तो इसलिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आधा रास्ता पर मिलने पर नेपाली मत कहिएगा और चैनल को ठकाठक सब्सक्राइब करिए। बाय एंड जय हिंद।